नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। मैं सचिन पांडे आपके पास फिर एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का विषय भी आपके काफ़ी काम आएगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उपयोग में ले पाएंगे। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके उपस्थित हुआ हूं वो विषय है हमारा नववर्ष। अभी हम और आप देख रहे हैं कि हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी 2024 से नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। इसी प्रकार हिंदू नववर्ष भी चैत्र शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करें हमारे हिंदू नववर्ष की, तो चैत्र मास में, मतलब अगर हम देखें अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो 9 अप्रैल 2024 से हमारा विक्रम संवत 2081 स्टार्ट होगा, शुरू होगा। तो विक्रम संवत 2081 है वो अपने आप में कई विशेषताएं लिए हुए आता है, क्योंकि हमारे जितने भी व्रत हैं, जितने भी पूजा हैं, अनुष्ठान हैं, तिथियां हैं, मुहूर्त हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो विक्रम संवत से आधारित हैं, क्योंकि सारी तिथियों की गणनाएं हम उसी के हिसाब से करते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर हम अपने सुविधा अनुसार दूसरे कामों में प्रयुक्त में ले आते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो विक्रम संवत 2081 जो शुरू होगा वो 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। तो विक्रम संवत 2081 की इस साल की विशेषताएं क्या हैं? तो सर्वप्रथम जब भी कोई वर्ष शुरू होता है तो उस वर्ष का आधिपत्य किसी एक ग्रह के पास होता है। मतलब आधिपत्य मतलब वो उस वर्ष का राजा होता है। तो इस साल जो सिनेरियो बन रहे हैं और इस साल का जो राजा का पद जो है वो सेनापति, ग्रहों के सेनापति जो हैं वो मंगल को दिया गया है। तो मंगल जो हैं इस वर्ष के सेनापति हैं। अब मंगल सेनापति हैं, उनके साथ साथ शनिदेव को मंत्री का पद मिला हुआ है। शनिदेव मंत्री पद पे विराजमान है और मंत्री पद पर रहते हुए वो राजा मंगल को आसिस्ट करेगी। तो इस तरह इस साल की जो ये सिचुएशन बन रही है, राजा का पद मंगल के पास और मंत्री का पद शनि के पास है। तो इस बार मंत्रिमंडल की जो रचना हुई है उसमें मुख्य ही 2 ही गिने जाते हैं, बाकी और भी होते हैं, रसेश, धानेश, दुर्गेश, तो वो सब भी हैं इसमें। तो रसेश, तो ये सारी चीजें भी उसमें रहती हैं, लेकिन मुख्य हम लोग इसी चीजों को गिनते हैं कि भाई राजा कौन है और मंत्री कौन है, इसके साथ ही सारी चीजों की गणना की जाती है। तो मंगल इस साल के राजा होने से, जिस साल के राजा मंगल होते हैं, तो मंगल अपने आप में एक एनर्जेटिक ग्रह है, स्फूर्तिवान ग्रह है, तीव्र ग्रह है और लालिमा लिए हुए हैं और एक योद्धा ग्रह है। तो मंगल के राजा बनने से ये सारे गुण मंगल के हैं, तो उसका इस साल में प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिलेगा उनके नेचर के हिसाब से। क्योंकि अगर मंत्री और राजा के बीच में समन्वय अच्छा रहता है या दोनों मित्र ग्रह होते हैं तो परामर्श, विचार और एक दूसरे से आदान प्रदान अच्छा होता रहता है। लेकिन इस साल मंत्री का पद शनि देव को मिला हुआ है, जो कि मंगल से बिल्कुल विपरीत है। शांत हैं, धीमा चलते हैं, धीमा बोलते हैं, सोच विचार के बोलते हैं, मतलब डीले। शनि मतलब शनै शनै, धीमे धीमे। तो एक जो है बहुत फास्ट है और एक बहुत स्लो है। तो दोनों के बीच में, मतलब राजा और मंत्री के बीच में समन्वय उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। तो ये साल जो हमारा है इसी तरह से चलेगा कि अगर हम इसको, मंत्रिमंडल को हम अपने जीवन में ले जाएं, अगर देखें तो हमारे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो सरकारें हैं, सरकारों में जो मुख्य पद है और उसके नीचे के पद के लोगों के बीच में है सामंजस्य की कमी होगी, विचारों के आदान प्रदान का अभाव होगा
टकराव की पोजीशन बन जाएगी। कभी कभी मतभेद बहुत ज्यादा उभर के आएंगे, जिससे राजनीतिक उथल पथल होने की भी संभावना हमें नजर आ रही है। कभी कभी हमें ऐसा भी देखने को मिलेगा कि राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल जो हैं आपस में भिड़ जाएंगे और एक दूसरे का सम्मान तक न करेंगे। दोस्तों, मंगल ग्रह के को राजा का पद मिलने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सब चीजें विपरीत ही होंगी। मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। बहुत बड़ी बड़ी आविष्कार होंगे इस पीरियड में, और समाज के लिए और लोगों के लिए काफी नई नई दवाइयाँ और नए नए सिस्टम लोगों को जीवन में मिलेंगे। तो इस साल ये चीजें भी होने को हैं और ये होंगी भी। चूंकि बात करते हैं जनरल परिप्रेक्ष्य में, हम भारत देश के बारे में बात करें तो हमारे देश का जो पश्चिमी क्षेत्र है और पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र अशांत रहने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल क्लाइमेटीज जिसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि भूकंप, चक्रवात, बाढ़, इस तरह के मतलब सूचित कर रहा है। ये सब चीजें उस क्षेत्र में होने की संभावना इस साल ज्यादा है। वर्षा की बात करें तो दक्षिण क्षेत्र में वर्षा कम, मध्य क्षेत्र में अच्छी और उत्तर क्षेत्र में सामान्य वर्षा की संभावना है। रबी की फसल काफी अच्छी होगी। चूंकि बारिश की संभावना थोड़ी सी मिड पीरियड में जो बारिश थोड़ा सा लेट आएगी, लेकिन ठीक ठाक रहेगी। एवरेज बारिश की संभावना प्रकट की जा रही है। दूसरे क्षेत्र में बात करें तो देश जो है, देश तरक्की काफी करेगा। देश नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। देश का सम्मान वैश्विक स्तर पे बहुत अच्छा होगा। हमारे देश का शेयर मार्केट काफी अच्छा जाएगा। हमारे जो मतलब जो धान्य हैं, फसल हैं, उसका उत्पादन अच्छा होगा और हमें उससे अच्छी वित्तीय आवक भी होगी। जो खनिज क्षेत्र, खनिज है, खनिज व्यापार हमारा बढ़िया रहेगा। हाँ, मुद्रा का अवमूल्यन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमें जो है मशीनरीज के क्षेत्र में जो हम स्वदेशी मशीनरीज को ज्यादा प्रमोट करेंगे, हमारे डिफेंस सिस्टम को ज्यादा मजबूत करेंगे। देश का जो शासक है वो और मजबूत बन के उभरेगा। शासक पक्ष और मजबूत होगा, विपक्ष कमजोर होगा, और जो सत्ता है अभी उसको रिपीट होने की संभावना भी काफी हद तक ज्यादा प्रबल नजर आ रही है। दोस्तों, आगे बात करें विश्व पटल में, तो विश्व पटल को देखेंगे तो विश्व पटल में हमें ये देखने को मिलेगा कि पश्चिमी क्षेत्र हैं और पूर्वी क्षेत्र हैं, इनके बीच में टकराव काफी ज्यादा हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। किसी बड़े वित्तीय संकट, जो पश्चिमी क्षेत्र में कोई बड़ा वित्तीय संकट भी आ सकता है। कोई बैंक जो है दिवालिया हो सकता है, या जो है वहां पर वित्तीय संकट की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि उत्तरी क्षेत्र को देखें, उत्तरी क्षेत्र में जो पश्चिम उत्तर क्षेत्र है, यूरोप जैसा जो क्षेत्र है, वहां पर भी खाने पीने के चीजों में संकट, खाने पीने की चीजों के भाव बढ़ सकते हैं, उत्पादन घट सकता है। तेल गैस की सप्लाई में भी बाधा आ सकती है और वहां के लोग भी काफी पीड़ित रह सकते हैं। ये इस साल के ग्रह सूचित करते हैं। चूंकि हम बात करें कि भारत का अन्य देशों के साथ किस तरह व्यवहार रहेगा, तो भारत एक नपातुला और अपना वैश्विक गुरु, विश्व गुरु का जो रोल लेके चल रहा है, वो वाकई में उसमें वो प्रभावशाली होगा। अपने आप को सिद्ध कर पाएगा कि हाँ, हम प्रभावशाली हैं, और हमारे आने वाली जो भी विपत्तियां हैं जो विश्व पटल में, उसमें भारत का नेतृत्व काफी प्रबल और अच्छा सिद्ध होगा। हमारे देश के नेता अपनी बुद्धि, विवेक और सामर्थ्य से पूरे विश्व पटल पर भारत को एक अच्छा मान सम्मान दिला पाएंगे। भारत को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी पहचान मिलेगी। यूनाइटेड नेशंस जो जैसी संस्थाएं हैं
वो भारत के प्रभाव को स्वीकार करेंगी। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र सभी में भारत का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चूंकि हम जब उभरेंगे तो हमको प्रतिकार भी झेलने पड़ेंगे, तो सीमाओं पर थोड़े संघर्ष की स्थिति भी नजर आ रही है। छद्म युद्ध, छोटा मोटा आंतरिक कलह, बम स्फोट, ये सब सारी चीजें भी कहीं हो सकता है। छोटी मोटी घटनाएं भी हमें दिवाली से पहले नजर आ सकती हैं। चूंकि बात करते हैं, वैश्विक परिधान की बात हो गई, भारत देश की बात हो गई, इस साल के ग्रह की बात हो गई। चूंकि इस साल का ये जो साल है, इस साल को कालयुक्त माना गया है और पिंगल संवत्सर का नाम दिया गया है। तो ये संवत्सर जो है अपने आप में काफी विशेषताएं लिए हुए है। और ये साल जो है, अगर हम राशि वाइज जनरल पब्लिक की बात करें, सामान्य जनमानस की बात करें, तो मेष राशि के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेष राशि काल पुरुष की राशि है और मंगल ही इस साल का राजा है। तो बाकी चीजों में आपका बर्थ चार्ट देखना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेष राशि या मेष लग्न के जातकों के लिए ये साल ठीक है। उन्हें नए वाहन, जमीन, संपत्ति, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी, विवाह, संतान, सभी चीजों में उनको शुभता लिए हुए ये साल है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए भी ये साल काफी अच्छा है। उन्हें भी कुछ हद तक सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, यश, कीर्ति, सम्मान मिलने के पूरे आसार बन रहे हैं। हाँ, वर्ष के मध्य में थोड़ा जाते जाते थोड़ा संघर्ष की स्थिति बन रही है। वाहन देखकर चलाएं और स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, तो उनके लिए भी ये साल ठीक है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये साल थोड़ा सा तकलीफ वाला है, मिला जुला है, सामान्य है। उतार चढ़ाव, उठक पटक रहेगी, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अच्छे कभी बुरे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये साल थोड़ा हिला जुला असर लेके आएगा। तो मिथुन राशि के जातक थोड़ा सा संभल कर रहें, थोड़ा सा अलर्ट होकर रहें, और जो उनके चार्ट है, जन्म चार्ट, उसको जरा सा विश्लेषण अच्छे ज्योतिषी से के पास करवा के और उसके निर्देशानुसार कार्य करें, तो उनको भी ज्यादा संघर्ष देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि में वर्तमान समय में ढैया चल रहा है। तो ढैया चलने की वजह से वो जातक पीड़ित रहेंगे। उनको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों तरह से वो परेशान रहेंगे। तो इस पीरियड में उन्हें कोई नया कार्य न करने की सलाह दूंगा, और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की सलाह दूंगा, और अपने आप को समाज में और वैश्विक पटल पर ले जाने से पहले संपूर्ण अपने आप का अभ्यास कर लें, ताकि कहीं पर वो नुकसान या ऐसी विषम परिस्थितियों से ना घिर जाएं। हाँ, कर्क राशि के जातक सट्टा बाजार से दूर रहें। इस वर्ष में उन्हें काफी जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, वरना उन्हें नुकसान ही होगा। सिंह राशि के जातक के लिए ये साल एक तरह से कहा जाए तो मिला जुला है। उनके लिए भी कोई बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। हाँ, शांत रहकर और शांत चित्त से अगर वो कार्य करते हैं तो उन्हें भी भूमि, वाहन, मकान, दुकान के योग बन रहे हैं। उन्हें भी स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको भी वाहन सोच समझकर और अच्छे से चलाने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल सिंह राशि के लिए ये साल सामान्य है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातक या कन्या लग्न के जातक के लिए ये साल अति उत्तम है। उन्हें हर तरफ से, चारों दिशाओं से उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, असर उनको अच्छा मिलेगा। धन, धान्य, संपत्ति और देखा जाए तो स्वास्थ्य भी उनका ठीक ही रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कन्या राशि को पूरे मार्क्स दूंगा। कन्या राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये साल जो है मिश्रित फल वाला है, लेकिन फिर भी मिश्रित फल में भी पॉजिटिव फल ज्यादा है, नेगेटिव कम है। तो तुला राशि के जातकों के लिए भी ये साल मंगलमय है।
अच्छे कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे घर में, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पारिवारिक कलह दूर होंगे, व्यवसाय नौकरी में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि भी इस समय अपने ढैया के दौर से गुजर रही है, तो मानसिक शांति उन्हें भी रहेगी। कार्य क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष रहेगा, पैसे रुक के आएंगे और आएंगे तो खर्च भी ज्यादा होंगे, तो उनके लिए ये साल जो है थोड़ा सा तकलीफ वाला रहेगा, क्योंकि मानसिक स्थिति ठीक न होने से पारिवारिक कलह, परिवार से सपोर्ट न मिलना, संतान पक्ष से दुख, ये सब चीजें भी थोड़ा उनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए भी कहा जाए तो ये साल मंद ही गिना जाएगा। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि के लिए ये साल मिश्रित फल देने वाला है, उसे भी शुभता ज्यादा मिलेगी, अशुभता कम रहेगी। तो ओवरऑल उनको भी वो अपने आप को एजुकेशन के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। संतान पक्ष से ज्यादा फायदा हो सकता है और उन्हें देखा जाए तो वित्तीय फाइल लाभ होने की संभावना भी ज्यादा है। भूमि वाहन के भी आसार अच्छे मिल रहे हैं कि उनको मिल सकते हैं। हाँ, उन्हें भी अपना स्वास्थ्य खास ध्यान रखने की जरूरत है और वाहन सोच समझकर और धीरे चलाएं। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों पर देखा जाए तो इस वक्त 7.5 का प्रभाव है अपने अंतिम चरण में। तो मकर राशि के जातक भी थोड़ा सा पिछले पीरियड्स के हिसाब से इस पीरियड में थोड़ा सा तनाव कम महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल उनके लिए भी मिला जुला परिणाम मिश्रित, नकारात्मकता ज्यादा, शुभता कम है। तो उन्हें भी संयमित अभी रहना है, तो उस संयम में रह के काम करें, उठ पटान काम न करें, इधर उधर कहीं इन्वेस्टमेंट न करें। पैसे अगर डालते हैं तो फंसने की संभावना ज्यादा रहेगी। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, परिवार पे ध्यान दें और अपने मित्र वर्ग पर ज्यादा ध्यान दें। और हाँ, धार्मिक अनुष्ठान करते रहें जिससे कि उनको शुभता मिलती रहे। कुंभ राशि की बात करें तो मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी मिला जुला असर है, क्योंकि वो भी 7.5 के प्रभाव में है, किंतु उनको शुभता का परिणाम मकर राशि से थोड़ा ज्यादा रहेगा और नकारात्मकता कम रहेगी। लेकिन फिर भी उन्हें भी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति संभाल के रखने की जरूरत है। मानसिक स्थिति काफी ज्यादा संभालने की जरूरत है, क्योंकि वाद विवाद और संघर्ष हो सकते हैं। भूमि वाहन के योग बन तो रहे हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी के केस फंसे हुए जो है वो आ सकते हैं सामने बाहर, शत्रु प्रबल हो सकते हैं और रोग व्याधियां बढ़ सकती हैं। तो उन्हें भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ करने की अत्यंत सलाह दूंगा, जिससे कि उनका ये साल ठीक ठाक निकल जाए। बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। तो मीन राशि में भी शनि की 7.5 चल रही है, जिससे इन जातकों को भी इस पीरियड में काफी संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, इसलिए उनको इतना ज्यादा फेस अभी नहीं आ रहा हो, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अभी वो जो काम करेंगे वो शुरुआत में उनको अच्छा लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे उलझते चले जाएंगे उसमें। तो इसलिए कोई भी नया काम, नई चीज, नया इन्वेस्टमेंट, नया संबंध बनाने से पहले एक बार सोच लें। किसी अच्छे व्यक्ति या ज्योतिषी से परामर्श लेने के बाद ही कुछ काम करें और अपने स्वास्थ्य समृद्धि पर ध्यान दें। पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करने की आवश्यकता है और किसी पर भी ऐसे विश्वास न करने और किसी को कुछ भी पैसे धन न दें, वरना वो लौट के आने की संभावना इस साल कम नजर आ रही है। संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, इसलिए उन्हें भी मैं सलाह दूंगा कि वो भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते रहें, जिससे उन्हें इस साल की होने वाली पीड़ाओं से मुक्ति मिले, लाभ मिले। तो इस साल के बारे में हमने जनरल डिस्कशन किया कि ये साल विक्रम संवत जो है, क्योंकि हम सारे पूजा पाठ, विधि और व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ इन्हीं तिथियों के अनुसार करते हैं और इन्हीं तिथियों को हम मंगल मानते हुए शुभ अशुभ की गणनाएं इसी से होती हैं। तो ये जो हमारा नव वर्ष 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगा, तो ये मंगलवार के दिन से शुरू हो रहा है और ये दिन मतलब ये साल जो है, मैंने आपको जैसे बताया, राजा मंगल और मंत्री शनि हैं, तो इसके हिसाब से संघर्ष वाली स्थिति तो बन रही है। फिर भी लेकिन हर जगह संघर्ष नहीं है, कहीं प्लस तो कहीं माइनस तो होता ही है। तो इसलिए ये इंजीनियरिंग क्षेत्र के जातकों के लिए, एनर्जेटिक क्षेत्रों के जातकों के लिए, रिसर्च फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए, मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए, इवन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये साल अच्छा परफॉर्म करने के और अच्छा रिजल्ट लाने की मतलब वो ला सकते हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं,
क्योंकि एक तरह से ऐसा कहा जाता है कि मंगल जो है तीव्रता लिए हुए है, तेज है, आग का गोला है, और शनि है जो है वो ठंडा ग्रह है, शांत है और शांत गोला है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्पात उद्योग मतलब लोहा के इस उद्योग में भी अभूतपूर्व क्रांति आएगी, और देश जो है भारत देश में इस्पात के नए कारखाने, इस्पात के संयंत्र लग सकते हैं, और उन्हें उनसे देश की आर्थिक स्थिति को भी मदद मिल सकती है। हाँ, ये साल में लोहे का जो भाव रहेगा, लोहा जो है स्थिर रहेगा, और लोहे से बनी चीजें और लोहे से बनावट वाली चीजें, जैसे कि हम हर चीज, जैसे कंस्ट्रक्शन में भी लोहे की आवश्यकता होती है, तो ओवरऑल उसका जो है भाव स्थिर रहने की संभावना है, ताकि विकास कार्य, क्योंकि मंगल विकास कार्य को भी देखता है, विनाश और विकास दोनों मंगल के साथ होते हैं, तो उसमें भी वो मदद रूप होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये साल ओवरऑल भारत के लिहाज से बहुत अच्छा है। और हमारे में भी जैसे हम जातकों की हमने बात करी, तो एक बार फिर बता दूं, मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और धनु राशि के लिए ये साल ठीक है। वृषभ और ये आप देखें मिथुन राशि है, तुला राशि है, इनके लिए ये, और सिंह राशि, इनके लिए ये सब ये सामान्य है। खास ध्यान रखने वाली बात है कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि जो ढैया के प्रभाव में है, इन्हें ध्यान देने की जरूरत है। और मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि जो शनि की 7.5 में है, इन्हें भी ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से मंगल और शनि का प्रभाव या संबंध बना हुआ है, तो आप इस साल काफी सावधान रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, और अपने आप को धार्मिक अनुष्ठानों में लगाए रखें, जिससे कि नकारात्मकता में कमी हो और शुभता में वृद्धि हो, आप किसी भी तरह से परेशान ना हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा इस साल के बारे में। तो आप इसे देखें, समझें, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको ये चीज़ें आपको आने वाले समय में और अच्छे से समझा सकूं, बता सकूं। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे पंडित सचिन पांडे एस्ट्रोलॉजर करके डालेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, जिसमें मेरे सारे वीडियोज आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो दोस्तों मेरा प्रयास उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगले आने वाले वीडियोस में फिर मैं आपके लिए कोई नई जानकारी लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।